जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज हम लोग चार्ज के जो आगे का टॉपिक है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में जो कुछ भी बात किया है उसमें लास्ट का जो हमारा क्लास था हमारे ख्याल से सुपर पोजिशन, आवेशों का जो अध्यारोपण होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और आज हमें चार्ज टॉपिक को समाप्त कर लेना है। ट्वेल्थ बोर्ड में जहां तक आपसे जो प्रश्न पूछता है वहां तक हम लोग जो है बात कर लेते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि वो जो टॉपिक होता है आपका यहीं तक रह जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तक रह जाता है, ठीक ना। और थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह उससे जो है आपसे जो पूछता है उस पर भी हम थोड़ा सा आज भी चर्चा करेंगे। वैसे जितना आपने थियोरेटिकल पोर्शन को देखा है उससे आगे जो है कभी भी आपसे ट्वेल्थ बोर्ड कभी पूछता नहीं है। कंपिटेटिव एग्जाम का बात अलग है, लेकिन बोर्ड आपसे इससे ज्यादा जो है वो पूछता नहीं है। माने बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और वो ही बेसिक बात हमने आपको बताया है पिछले क्लास तक, और आज इसको हमें समाप्त करना है। तो आज का हमारा मुद्दा क्या है? आज का हमारा मुद्दा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का वितरण। आवेश को आप ऑब्जेक्ट के ऊपर में रख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर में जब रखोगे तो आवेश चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किन किन आधार पे होगा, माने उसका जो क्वांटिटी होगा ना वो डिफाइन किन आधार पे किया जाएगा, ठीक ना। उसकी मात्रा को आप कैसे डिफाइन करोगे? एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई लंबा ऑब्जेक्ट है, तो स्वाभाविक बात है कि लंबाई के तुलना में इसका जो मोटाई वगैरह है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। और अगर हम लोगों ने इसके ऊपर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो आवेशों का मात्रा जो इसके ऊपर में होगा ना वो इसके लंबाई के आधार पर डिफाइंड होगा। माने हम लोग जो कुछ भी बात करेंगे कि आवेश का बताइए कितना मात्रा है, तो हम ये पूछेंगे ना कि कितना दूरी पर, कितना लेंथ में। तब बेसिकली इसमें लेंथ में हम पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि इसका जो लंबाई है वो मेन है, क्योंकि बाकी चीजें जो है ना वो लंबाई के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है। माने उसकी तुलना उसका जो है वैल्यू नगण्य है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए अगर इस पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए कि आवेशों का वितरण कैसे किया जाएगा तो लंबाई के आधार पे। उसी प्रकार से अगर मान लो हमारे पास एक वर्ग होता, आयत होता, ऐसा टाइप का होता, इस पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करो, ठीक, तो इस पर आवेशों का वितरण जो होता है वो एरिया के आधार पे होगा। यहां पर जो आएगा वो एरिया के आधार पे होगा। अच्छा, वही अगर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, थ्री डायमेंशनल सिस्टम हो, तो उसमें जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वॉल्यूम के आधार पे होगा। यानी यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वॉल्यूम के आधार पे होगा, आयतन के आधार पे, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के आवेशों का जो वितरण होता है वो आप तीन तरीका से कर सकते हैं। पहला लंबाई के बेसिस पे, दूसरा एरिया के बेसिस पे, और तीसरा वॉल्यूम के बेसिस पे। यानी कि इसका जो मात्रा है उसको आप जो बंटवारा करते हो तो उसको हम लोग डिफाइन कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो इसमें तीन तरह का डेंसिटी डेंसिटी आता है, घनत्व आता है। तीन तरह का घनत्व का चर्चा होता है। पहला जो घनत्व है इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। माने आवेशों का वितरण जब आप लंबाई के आधार पे करोगे, लेंथ के आधार पे करोगे, तो हम लोग उसके घनत्व को नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि पर यूनिट लंबाई में जितना चार्ज का मात्रा होगा, पर यूनिट लंबाई में जितना चार्ज का मात्रा होगा, इसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। पहला बात समझ में आया? आप बढ़िया से इस चीज को समझ लो। आवेशों का वितरण तीन तरीका से होगा। पहला तरीका, लंबाई के आधार पर आवेशों का आप वितरण करोगे, तो लंबाई के आधार पर करोगे तो लंबाई के आधार पर आवेशों का वितरण होगा। तो इस वितरण में जो आवेशों का डेंसिटी होगा पर यूनिट लेंथ में, इस डेंसिटी का नाम देते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, और इसको लेमडा से डिनोट करेंगे, पहली बात। दूसरा, जब यही एरिया के आधार पर आवेशों का वितरण हो, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके आधार पर जब आवेशों का वितरण होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व, ये नाम इसको देते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो हमारे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। सिमिलर टाइप से आवेशों का वितरण जब हम लोग वॉल्यूम के आधार पे करें, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, और इसको डिनोट करते हैं रो से। तो कुल मिला के घनत्व कितना हुआ? तीन।
पहला घनत्व रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा क्षेत्रफल आवेश घनत्व, तीसरा आयतन आवेश घनत्व। तो जब लंबाई के आधार पे आवेशों का वितरण हो, यानी आवेश पर यूनिट लेंथ की बात हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। जब आवेश पर यूनिट क्षेत्रफल की बात हो तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व। जब आवेश पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी आयतन आवेश घनत्व। क्या ये बात समझ में आया? तो एक एक करके हमको सारा कुछ पढ़ना है, ठीक ना। हम आगे के स्लाइड में जो है बाकियों का भी नाम इसी तरह से डिफाइन करके भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हमारा पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, हमारे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे बात को। देखो, इसको आप समझ गए कि हमारे पास अगर कोई एक लंबा ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, चार्ज रख दिया। मान लो हम लोगों ने इसके ऊपर जो चार्ज रखा, कोई भी चार्ज रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो चाहो आप वो रख सकते हो, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका लंबाई, मान लो कि इसका लंबाई जो है वो L है, ठीक। तो रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा, डेफिनेशन ही कहता है, क्या कहता है, तो मान लो इसके ऊपर हमने टोटल चार्ज क्यू रखा है, तो इसका डेफिनेशन कहता है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, या प्रति इकाई लंबाई पर जो भी आवेश होगा वो आवेश के प्रति इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्या इतना बात समझ में आया? आप समझ लो, पहले देख लो, बढ़िया सी ये चीजें जो है याद रहना चाहिए आपको, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में जो है ये सब बातें आपसे पूछा जाता है, ठीक। पहला तो ये पॉइंट रहा। अच्छा, इसका अगर हम आपसे पूछे कि इसका एसआई मात्रक बताओ, बता सकते हो? देख करके तो बोल ही सकते हो, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ लेम्डा। लेम्डा का अगर एसआई मात्रक लिखोगे तो ये हो जाएगा कूलम, ऊपर में तो कूलम साहब आ जाएंगे और नीचे में मीटर, तो कूलम पर मीटर जो है इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, ठीक ना। लेम्डा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ये क्या होगा, कूलम पर मीटर, ये इसका एसआई मात्रक हो गया। अच्छा, अगर आप चाहे तो इसका बीमा भी लिख सकते हैं, डायमेंशन लिखना कोई भारी बात नहीं है, चलो हम वो भी यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेम्डा, लेम्डा का बीमा सूत्र। तो इसका अगर बीमा सूत्र लिखोगे तो एक बात बताओ, डायरेक्ट हम वहां पर वैल्यू रखेंगे, सॉल्व यहां से कर लेते हैं। कूलम चार्ज का बीमा सूत्र क्या होता है, ए टी, और बट्टा लंबाई है तो एल, लंबाई को ऊपर ले चलो तो एल का पावर -1 टी ए, ऐसे अरेंजमेंट के साथ लिखते हैं तो वैसे लिखते हैं, वैसे आगे पीछे भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका क्या चीज, बीमा सूत्र, ये -1 टी ए, ये इसका क्या हो गया, बीमा सूत्र, ठीक है। चलो, अच्छा, इसी को जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसी को अगर एलिमेंट्री फॉर्म में लिखा जाए, छोटा रूप में लिखा जाए, चार्ज का वैल्यू छोटा हो तो लंबाई छोटा होगा, लेकिन डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से आवेशों का वितरण है, तो हमारा लेम्डा बराबर जो आएगा वही फॉर्मूला आएगा, केवल इन एलिमेंट्री फॉर्म, इन एलिमेंटरी, एलिमेंटरी, एलिमेंट्री फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म यानी अल्पांश, अल्पांश माने कम मात्रा, अल्पांश, अल्प अंश, अल्प अंश, कम मात्रा को अल्प अंश बोलते हैं, अल्पांश, अल्पांश रूप में। अगर अल्पांश रूप में इसका वैल्यू हम लिखे तो लेम्डा बराबर डी क्यू बट्टा डी एल लिखा जाएगा, यानी कि चार्ज और लंबाई को डिफरेंशियल टर्म में लिखा जाता है, इसी को कहा जाता है अल्पांश रूप में, छोटा रूप में। क्या ये बात समझ में आया? तो आवेशों का वितरण तीन तरीका से, पहला तरीका रेखीय आवेशों का वितरण लंबाई पर करो, और इसके डेंसिटी को क्या नाम दो, रेखीय आवेश घनत्व। हमने परिभाषा भी वही लिखा है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों के मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ये इसका परिभाषा है, और इसी परिभाषा से ये सब कुछ बाहर हमने लाया है, ठीक।
तो पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट में लाओ और इसको आप अपना नोट्स में शामिल कर लेना। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला जो स्लाइड होगा इस पर जो हम लोग बात करने वाले हैं, आवेशों का वितरण क्षेत्रफल के आधार पे करने वाले हैं। तो कोई भी सरफेस आप ले लो, मान लो हम एक यहाँ पर जो है वर्ग बना लेते हैं और इस वर्ग के अंदर में हम चार्ज रख देते हैं, कोई भी चार्ज रख दो। मान लो पॉजिटिव चार्ज हम रख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज, वैसे निगेटिव भी आप ले सकते हो। तो इसमें जो आवेश होगा, क्यू जो आवेश होगा वो एरिया के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्षेत्रफल के आधार पे होगा, ठीक ना। तो इसका डेफिनेशन कहता है चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर होता है सिग्मा। सिग्मा बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेशों का पृष्ठ घनत्व, आवेशों का पृष्ठ घनत्व, ठीक ना, आवेशों का पृष्ठ घनत्व। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, सिग्मा से, सही है। अच्छा, इसका अगर हम एसआई मात्रक बनावे तो इसका जो एसआई मात्रक होगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, ये भी क्या होगा, कूलम्ब। ऊपर में कूलम्ब साहब तो रहेंगे ही, नीचे हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा का एसआई मात्रक, सिग्मा का एसआई मात्रक, ठीक। तो सिग्मा बराबर ये फॉर्मूला होगा और सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेशों का पृष्ठ घनत्व, और इसका भी डेफिनेशन से फॉर्मूला आया है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना है, इसका डायमेंशन आप लोग खुद से निकाल लेना, हम केवल इसका एलिमेंट्री फॉर्म लिख देते इन, या इसी को डिफरेंशियल फॉर्म बोल सकते हो, इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक ना, इसी को एलिमेंट्री फॉर्म बोलते हैं। इसको लेकर के घबराना मत, अवकलन 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 रूप में, ठीक ना। तो इसको देख करके ऐसा नहीं सोचना नया चीज आ गया, कुछ नया नहीं है, वही बात है, उसी को हमने केवल अलग नाम से बुला दिया है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बट्टा डी ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्या ये बात समझ में आया। तो हमारा जो दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेशों का पृष्ठ घनत्व, आवेशों का पृष्ठ घनत्व जो है उसका ये पूरा कहानी है, और ये सारा बात आपको याद रहना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट, वैसे कंपिटेटिव एग्जाम के लिए भी ठीक है, लेकिन फॉर्मूले तक है ना, न्यूमेरिकल तो इस पर ज़्यादा उतना जो है हम ज़्यादा करवाते हैं नहीं, तो इसलिए आपका ये जो है केवल और केवल जो है माने हमारे विचार से बोर्ड के लिए ही क्लास को सही माना जाए, ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले पर, और अगला का भी चर्चा कर रखे हैं हम, पहले ही चर्चा कर रखे हैं। चलिए आते हैं, देखो अगला जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी आवेशों का वितरण वॉल्यूम के आधार पर होना चाहिए। मान लो हम यहाँ पर एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक, एक क्यूब बना लेते हैं, इस तरह से एक क्यूब बना लिए। अच्छा, इस क्यूब के ऊपर में फिर से अब जो है चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बांट दिए हैं, पॉजिटिव चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से आप चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। अच्छा, चार्ज मान लो फिर से वही चार्ज क्यू है, वॉल्यूम जो इसका होगा वो भी है, भी इसका वॉल्यूम है, मान लो वॉल्यूम आयतन। तो इसका भी परिभाषा तो वही बात बोल रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बराबर रो होगा, और रो का मतलब होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी इसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे। तो प्रति इकाई आवेश, प्रति एकांक आयतन में आवेशों के मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। तो इसके परिभाषा से हम यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला ला सकते हैं। क्या बात समझ में आया, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, ठीक। तो ये रहा इसका कहानी। अच्छा, फिर से इसका एसआई मात्रक, एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ रो क्या होगा, तो कूलम, कूलम साहब डिवाइड बाय मीटर का स्क्वायर, सॉरी क्यू, क्यू हो जाएगा, ठीक ना। तो रो का एस आई मात्रक, यहाँ पर रो का मतलब क्या है, यहाँ पर रो का मतलब हो गया
आयतन आवेश घनत्व। और इसका भी डिफरेंशियल टर्म अगर लिखोगे इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो अगर इसका भी अवकलन रूप लिखो या छोटा रूप में लिखो, अवकलन 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 रूप में, छोटा रूप में अगर इसको लिखोगे तो रो इज इक्वल टू आएगा डी क्यू बट्टा डी भी, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। और ये हम क्यों बता रहे हैं, देखो डिफरेंशियल फॉर्म में आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर वॉल्यूम के आधार पे चार्ज का वैल्यू जो है वो वेरी करेगा, वेरिएबल अगर होगा माने बदलते रहेगा। जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर का चार्ज कुछ और है, चौथा सेंटीमीटर में जाओ तो उसका वैल्यू कुछ और बदल जाए, फिर अगला में जाओ तो और बदल जाए, ऐसे अगर बदलते रहे तो जब वॉल्यूम के आधार पर जब चार्ज का वैल्यू चेंज होते रहता है तो उस समय डेंसिटी निकालने के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला जो है वो काम आएगा। समझ में आया बात? तो इसीलिए आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला भी ध्यान में रखो। वैसे इसका क्वेश्चन जो आएगा बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कोई भारी भरकम टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हमारे ख्याल से 3 बताए, तीनों स्लाइड आपके सामने इस तरह से। इसका भी पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पिछला का भी अपना देख लो। हमारे ख्याल से पिछला का अगर स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए हो तो आप पीछे वाला का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा। ठीक, चलिए तो कुल मिलाकर के अगर देखोगे तो आवेश में आपको इतना ही बात जानना है, ठीक ना, इससे ज्यादा जरूरत आपको पड़ता नहीं है। लेकिन इसका जो है केवल आप नोट्स बना लो, इससे तो काम चलने वाला है नहीं। जितना ज्यादा आप इसका रिवीजन कीजिएगा उतना आपके दिमाग में ये बैठते चला जाएगा। और जब तक ये पूरा का पूरा जो है परमानेंट नहीं बैठ जाता है तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, यानी आपको ये रिवीजन करना ही पड़ेगा, समझे? क्योंकि जो बात आपको क्लास में बताया जाता है केवल उससे काम नहीं चलने वाला है। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। आज का जो क्लास है, इस क्लास में जितना बात आपको बताए थ्योरेटिकल यहाँ के बाद, यानी कि आपका क्या बोलते हैं उसको, ये जो आपका चल रहा है इसमें चार्ज का जो भी टॉपिक में जो भी मेंशन है जो दे रखा है आपके सिलेबस में, उसको हम लोगों ने आज कर लिया है समाप्त। तो पहले चार्ज से ही जुड़ा हुआ 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप बना भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके लिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो क्वेश्चन है इसको आपको प्रैक्टिस करना है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं, भाषा में इसका जवाब देना है आपको। उसी तरह से विद्युतशीलता का मात्रक तथा बीमाएं लिखें, ठीक ना। ये क्वेश्चन तो अभी हम भी मेंशन कर रखे हैं एक, वो आपको हम अभी बताएंगे। अगला है आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, राइट द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम का सीमाएं लिखे, हमने लिखवाया है आपको, ठीक है। कूलम के नियम का कूलम के नियम को लिखिए और सदिश रूप में भी इसको व्यक्त करें। आवेशों के अध्यारोपण से क्या समझते के सिद्धांत से क्या समझते हैं, आवेश उत्पन्न करने का कितना प्रक्रिया था, तो 4 प्रक्रिया था, 4 विधि था, वो चारों विधि का आपको वर्णन करना है। तो कुल मिलाकर के इसका स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए और ये प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। लिख करके जितने भी प्रश्न है इसका जवाब आपको खुद से लिखना है, ये नहीं कि देख करके उसको लिख रहे हैं। आपको जो भी बताया गया है पढ़ाया गया है इसमें से सारा चीज जो भी है सबका पूरा थ्योरेटिकल बात जो है हम लिखवाए भी हैं। तो आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन किया है, आप अपना मर्जी से बिना किसी माने हेल्प से आपको जो है अपना मर्जी से इसमें लिखना है। लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो भी अगर इससे पूछेगा जुड़ा हुआ तो आपसे वो बन जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, इसको देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो हमारा 2-4 क्वेश्चन है और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देख लें, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले बना सकते हो और फिर हम इसको बना रहे हैं उसके बाद आप इसको मिला सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोला ये है कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर +1 कूलम का चार्ज दिया गया। आप इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से पढ़ो। एक वस्तु को +1 कूलम से आवेशित किया जाता है तो वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर होगा।
ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड बाय +1 कूलम, देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। वैसे एक बात जानते हो आप लोग कि अगर कि कोई वस्तु को पॉजिटिवली चार्ज किया जाए, माने धन आवेश से आवेशित किया जाए, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, लेकिन अगर निगेटिवली चार्ज होता है तो उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर इसको हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज किया है, माने धन आवेश से आवेशित किया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। बात समझ में आया? तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे कि इसके ऊपर में 1 कूलम यानी +1 कूलम का चार्ज आ जाए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो ये तो समझ में आया कि हमको चार्ज का मात्रा दे रखा है, क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, +1 कूलम। वैसे जब आप समझ गए, मात्रा आपको पता है, तो आप 1 कूलम केवल यहाँ पर ध्यान में रखना, ये हमको दे रखा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने क्या किया है, +1 कूलम से आवेशित किया है। क्लियर है बात? अच्छा, हमको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि आपको हमने बताया है Q बराबर फॉर्मूला ±NE, तो चार्ज का तो नेचर हमें पता है, तो हमें अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है, सीधे तौर पे हमको वैल्यू रख देना है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, चार्ज का वैल्यू 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम डाल दो, इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो निकालना है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम कूलम कट जाएगा। ठीक है, यही चार में से कोई एक ऑप्शन होगा अपना। तो यहां से अगर n बराबर लाओगे तो 1 डिवाइड बाई, इधर बचा है 1, ये नीचे जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइड बाई, ऐसे कर लो, इसको ऊपर ले चलते हैं, +9, ठीक, 19, इसको हटाओ 10 आ जाएगा। 10 से 16 को भाग दो, कटने वाला है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसका एक जीरो इधर ले आते हैं, यानी n बराबर 100/16 और गुने 10 के पावर 18 कर लेते हैं, सही रहेगा। ठीक ना। वैसे एक बात समझ में आया, अगर आप चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जिसका पावर 10 के पावर 18 हो वही राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी इसको अगर सॉल्व करके देख लो तो 16 छक 96, बचेगा 4, तो 16 दूना 32, बचेगा 8, 16 पचे 80 और गुने 10 के पावर 18, डायरेक्ट आंसर। ऐसे भी आप जो है, जैसे ही 18 देखो, ऑप्शन में एक गो ऑप्शन है जो 18 पावर लेकर के बैठा हुआ है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न जो है आपसे बराबर बिहार बोर्ड पूछते रहता है, तो इसको बनाइए। ठीक, ऐसे प्रश्न को आप जरूर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी, अगला प्रश्न जो है इसमें बोला ही है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो। देखो एप्सिलॉन जीरो का आपसे जो है ना, वो क्या बोलते हैं, ऐसा ही मात्रक पूछता तो है ही, कभी कभार बीमा भी पूछ देता है, और बीमा भी निकालने आपको आना चाहिए। 11th में जो पढ़े हो वही तरीका यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर है, वही चुनना है। देखो एप्सिलॉन जीरो का बीमा अगर चाहिए तो कोई भी वो फार्मूला उठा लो जो इजी वे में एप्सिलॉन जीरो का आपको जो है फार्मूला दे दे, कोई भी जो आप चाहो उसका आप उठा लो। ठीक ना। तो अभी तक जो पढ़े हो उसमें तो तुम्हारे पास एक को फार्मूला है जिसमें एप्सिलॉन जीरो आया है, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो चार्ज 1 चार्ज 2/r²। ठीक है, ये आया है। तो हमको चाहिए एप्सिलॉन जीरो का बीमा, तो हम यहां पर सबका डायमेंशन फॉर्मूला रख देते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला हमको एप्सिलॉन जीरो का चाहिए, तो सब का डायमेंशन फॉर्मूला रख दो, बीमा सूत्र रख दो, बीमा सूत्र, बीमा सूत्र सबका पूरे इक्वेशन का रख देते हैं। तो फोर्स का क्या होता है, mlt का पावर -2, ये छोटा छोटा वैल्यू तो याद रखना चाहिए। 1/4 पाई, 4 पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो जिसका मात्रक नहीं होता है उसका बीमा भी नहीं होगा। अगर कोई कांस्टेंट के पास यूनिट है तभी उसका बीमा होगा, तो जिसका बीमा नहीं होता उसको बीमा सूत्र से बाहर कर देते हैं, साइड कर दिए, 4 पाई गया, डायमेंशन फार्मूला से गया, तो बचेगा केवल एप्सिलॉन जीरो जिसको निकालना है। अच्छा अब इधर क्या बचा,
इधर बच गया है Q1 Q2। चार्ज का बीमा होता है AT, और चूंकि दो चार्ज है तो दूसरा के लिए भी लिखोगे AT, ठीक है, दोनों का डायमेंशन वही। और R बोले तो ये लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन होता है L, और चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर डाल दो। अच्छा, हमको चाहिए एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन। एक काम करते हैं, एप्सिलॉन जीरो को इधर ले आते हैं और ये टर्म को नीचे फेंक देते हैं। AT इंटू AT, ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर में रहेगा, ये तो पहले से पड़ा हुआ है, और ये चुकी जाएगा अब बट्टा में, तो यहाँ जाएगा MLT का पावर -2। अच्छा, एप्सिलॉन जीरो बराबर, अब बाकी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए m कहीं पर भी नहीं है, केवल एक जगह है, m को ऊपर ले चलेंगे तो m का पावर -1, ठीक। अच्छा, L स्क्वायर L स्क्वायर L का पावर 3, और ऊपर तो है नहीं तो ये भी ऊपर जाएगा तो L का पावर -3, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं t को, देख लो पहले, t स्क्वायर, t का पावर -2, इसको ऊपर ले चलेंगे t का पावर 4, t का पावर 4 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में बनेगा। अब बचा केवल a, तो a का पावर यहाँ पर 2 जैसे है वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा जो आया, ये हमारा हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, और यही हमारा जो होगा वो होगा आंसर। तो देखिए ऑप्शन में कोई है क्या, तो हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसके साथ मैच कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देख लो पूरा बढ़िया से मिला उला करके, सही है, बहुत बढ़िया, तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो अगला क्वेश्चन बोला ये है कि हमारे पास दो चार्ज है, दिया हुआ है, पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ लो इसको, ठीक ना, पहले आप बढ़िया से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बोला है कि दो आवेश QA बराबर इतना, QB बराबर इतना 3 सेंटीमीटर दूरी से अलग किया गया, मतलब एक चार्ज है QA, इसका वैल्यू कितना है 2 × 10 के पावर -6 कूलम। दूसरा चार्ज जो है QB, इसका वैल्यू कितना है 3 × 10 के पावर -6 कूलम, और दोनों चार्ज को सेपरेट किया गया है कितना से, तो दोनों को सेपरेट किया गया है 3 सेंटीमीटर से, यानी कि दोनों का बीच का जो दूरी है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब क्या बात है, कहा कि इसके बीच का जो माध्यम है ना, इस माध्यम को परावैद्युत माध्यम से भर दिया जाता है, ऐसे इसके बीच में जो है परावैद्युत माध्यम डाला गया, जिसका K का वैल्यू है 10, जिसका K का वैल्यू है 10, K बोले तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रहा है, ठीक है, ये परावैद्युत माध्यम है, और इस परावैद्युत माध्यम से दोनों चार्जों के बीच का जो माध्यम है उसको भर दिया गया है, जिसमें K का वैल्यू कितना है, K का वैल्यू है 10, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, K का जो वैल्यू है वो है 10, ठीक है, ये पॉइंट है अपना। चलिए अब बात यहां पर ये आता है कि हमसे पूछा कि अब बताइए अगर इस माध्यम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिए तो दोनों चार्जों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी किसी मीडियम में फोर्स का जो वैल्यू होता है वो एयर में जो फोर्स का वैल्यू होता है उसको K से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आता है वो आंसर होता है। लेकिन एयर मीडियम में जो फोर्स का वैल्यू होगा ये तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो सिंपल फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर, तो सीधे तौर पे यहाँ पे एयर मीडियम में जो फोर्स का वैल्यू है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं इधर ही सॉल्व, ठीक ना, इसको थोड़ा छोटा कर लो, ये तो तय हो गया कि यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। चलिए हम यहां पर क्या करते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं, एयर मीडियम में फोर्स हमें चाहिए, ये टोटल का वैल्यू 9 × 10⁻9 आएगा, यूनिट लास्ट में रख लेंगे। चार्ज 1, पहला चार्ज क्या होगा 2 × 10⁻6, दूसरा चार्ज कितना है
3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना लिए हो 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, स्क्वायर है टोटल का तो स्क्वायर करो, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, कोई भारी बात है नहीं, ठीक ना। चलिए देखो, तो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे, यहां से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे हम बढ़ा लेते हैं इसको, ठीक ना। एयर मीडियम में जो फोर्स का वैल्यू आएगा, ये तो तुम्हारा 9 गुने 10⁻9 है ही, गुने 3 दूना 6, ये तुम्हारा 6 हो जाएगा, और ये 10⁻−12, क्योंकि 10⁻−6 -6 12 डिवाइड बाई 3 तिया 9 हो जाएगा, गुने 10⁻−4 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻−2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा, ये 9 और 9 जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस में, और 9 पहले से है, तो अगर आप इसको दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 4 13, और -12 पहले से पड़ा हुआ है, तो सीधे तौर पे एयर मीडियम में जो फोर्स का वैल्यू आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे, इसको भी ऊपर ले चलो तो बचेगा 10, क्योंकि 13 में से -12 घटाओगे तो 10⁻1 बचेगा, यानी 10 और गुने 6 कितना आया 60 न्यूटन। एयर मीडियम में जो लगने वाला फोर्स है वो आया है कितना 60 न्यूटन। लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितना होगा, तो जो एयर में फोर्स लगा है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भाग दे दो, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 10, तो यहाँ पे रख दो 10, ये और ये कटेगा, तो मीडियम में जो फोर्स का वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 6 न्यूटन। यही होगा आंसर, यही हमारा होगा आंसर। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन रहा। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको जानकारी में रहना चाहिए, हर हाल में रहना चाहिए। देखो, इसमें बोला कुलम फोर्स इज, माने कुलम फोर्स क्या है, तो ऑप्शन दे रखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दूसरा है सेंट्रल फोर्स है केंद्रीय बल है, तीसरा है कंजर्वेटिव फोर्स है संरक्षी बल है, और चौथा है ऑल, यानी इनमें से सभी। ये तो सब जानते हो, कूलम का जो बल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और सेंट्रल फोर्स भी है, और जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सब का सब कंजर्वेटिव भी होता है ना। तो हम लोग अगर अब देखेंगे तो जो कूलम बल के बारे में पूछा गया, तो कूलम बल तो विद्युत बल है ही, स्थिर विद्युत बल तो है ही, केंद्रीय बल भी है, लेकिन संरक्षी बल भी है, ठीक ना। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, सब होगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका आज जो है चैप्टर ही समाप्त हो गया है। हमारा जो चार्ज जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू किया था, तो इलेक्ट्रोस्टेट को शुरू करते समय हम आपको इसको जो है 4 कैटेगरी में बांटे थे। एक था चार्ज, फिर था विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड था, और उसके बाद जो था पोटेंशियल था, उसके बाद कैपेसिटर था, संधारित्र था। तो हम लोगों ने इन 4 पड़ाव में से एक पड़ाव को पार कर लिया है, ठीक ना। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप लोग क्या करो ना कि आवेश जो आप अभी तक पढ़े हो इसको बढ़िया से एकदम रिवाइज करके जो है इसका एक एक बात जो है तैयार कर लो, ठीक ना। और आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी हम इसलिए रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि लाइन बाय लाइन आप जब पढ़िएगा तो आपका जो समझ है ना, बाकी चीजें जो हम बताए हैं उससे जो आप सीखे हैं और बाकी जो आप पढ़िएगा, तो आपका जो समझ है वो थोड़ा विकसित होगा उस मुद्दा के बारे में, बात समझे कि नहीं। तो थोड़ा सा आप रिवीजन कीजिए, उसको एक बार पढ़िए जो हमने बताया है उसको, और साथ में आप एनसीईआरटी का किताब पढ़िए, ठीक ना। इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल आपको जहां भी मिल जाए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, उन प्रश्नों को हल जरूर कीजिए आप, ठीक है। तो आज का क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। अब अगले क्लास में नया चैप्टर के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे और नया चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले जहां तक आप लोगों ने अभी पढ़ा है इसको आप रिवीजन जरूर कीजिए।
चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं अगला जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में।